हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। राज कॉमिक्स में नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव का 2 in 1 कॉमिक विशेषांक हेड्रॉन का दूसरा भाग। उफ, इसकी गति तो थमी नहीं रही है। अगर ये ऐसे ही बढ़ता रहा तो इसे महानगर तक पहुंचने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। जब ब्रह्मांड की समझ शक्तियों का सार भी फेल हो जाए तो फिर इस महाशक्ति को सिर्फ एक ही शक्ति रोक सकती है, नागराज की शक्ति। पर नागराज तो शायद अब इस दुनिया में रहा ही नहीं। ये मैं कहाँ आ गया हूँ और ये क्या हो रहा है। मेरे दिमाग में अजीब सी खलबली क्यों हो रही है। ओह, सब कुछ अपने आप समझ में आ रहा है। फ्रीक्वेंसी एनालाइजर और ब्लैक होल के तीव्र गुरुत्व के मैच होने के कारण सभी नागराज मेरे शरीर में समा गए हैं। इस वक्त मेरे शरीर में असंख्य फ्रीक्वेंसी मौजूद हैं और उनमें से एक फ्रीक्वेंसी मेटल नागराज की भी है और उसकी अपनी पृथ्वी की सुरक्षा करने की तीव्र चाहत मुझे यहाँ खींच लाई है। अब जब तक मैं ये काम पूरा नहीं कर लेता तब तक मैं वापस अपनी पृथ्वी पर नहीं जा सकता। नागराज विवश था और ब्लैक होल का सुरसा जैसा मुंह पृथ्वी को निगलने के लिए और बड़ा होता जा रहा था। चाल उल्टी पड़ रही है। मेरी शक्ति तो सीमित है, पर यह जैसे जैसे द्रव्य को लीलता जा रहा है इसकी शक्ति बढ़ रही है। हम इसको सिर्फ धीमा कर सकते हैं, रोक नहीं सकते। तो क्या ऐसा कोई भी नहीं है जो हमें बचा सके? ध्रुव कहाँ पर है? वह सामने क्यों नहीं आ रहा है? हमारा काम हो गया है ताशा। अब तुम जहां चाहे वहां जा सकती हो, जिसको जो चाहे बता सकती हो, पर तुम जाओगी कहाँ? तुम्हारा एकमात्र सहारा ध्रुव तो तुमको अकेला छोड़कर मौत के मुंह में कूद गया। वैसे मेरे दिमाग में एक ऐसी जगह है जहां से तुम कूदोगी सीधा जाओगी अपने ध्रुव के पास, और वह जगह है 226वीं मंजिली ये खिड़की। बाय ताशा, ध्रुव से मेरी हाय कहना। व्हाट, क्या हुआ? मैंने ताशा को नीचे गिराया था, पर क्या हुआ? नीचे देखो। अरे ये कौन हो सकता है? इस पृथ्वी पर ऐसा कौन सा रक्षक या भक्षक पैदा हो गया जिसके बारे में मैं नहीं जानता? अभी इसकी फ्रीक्वेंसी प्रिंट से पता करता हूं कि ये कौन हो सकते हैं। जल्दी करो, वे दूर जा रहे हैं। डैम इट, ये क्या हो रहा है? शायद मेरा गैजेट काम नहीं कर रहा है। पर हुआ क्या मैग्नम? इनकी फ्रीक्वेंसी को मैं पकड़ नहीं पा रहा हूं, ऐसे जैसे कि इनकी कोई फ्रीक्वेंसी है ही नहीं। ये तो असंभव है मैग्नम। फिलहाल ये असंभव ही सच लगता है। इस नए खतरे पर ध्यान देना पड़ेगा। कौन हो तुम लोग? मुझे मरने से क्यों बचाया? हम चाहते हैं कि तुम दुनिया को बताओ कि मैग्नम के पीछे तुम्हारे पिता रोबो का हाथ है। ध्रुव के नाम पर जो कलंक लग रहा है उसे धो डालो, ताकि जब तुम्हारा ध्रुव वापस आए और वो अपराधियों की आंखों में आंखें डालकर देखे तो वो ये फिर से थर थर कांपे। ध्रुव जिंदा है? पर वह तो ध्रुव जिंदा है, पर वह दुनिया के सामने तभी आ पाएगा जब तुम उसके माथे का कलंक मिटा दोगी। पर कैसे? इस न्यूज चैनल के स्टूडियो में जाकर बयान दे डालो। मैं समझ गई। क्या लगता है ये तरीका काम करेगा? सच्चाई हमको पता है, पर इस लड़ाई को शारीरिक स्तर पर नहीं, मनोवैज्ञानिक स्तर पर ही जीता जा सकता है। अब हमें अपना नया मोर्चा खोलना है। घटनाक्रम घटना चक्र तेजी से घूमना शुरू हो गया था। मैग्नम, डैड, ताशा। ताशा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। वह नालायक लड़की जो बकती है बकने दो। ज्यादा से ज्यादा वह यही बताएगी ना कि ध्रुव अभी जिंदा है। कि ये क्या बकवास है? सब जानते कि ध्रुव मर गया, पर उसकी बॉडी कहाँ है? अगर उसको मारने का प्लान बनाना ही था तो ऐसा बनाते कि कम से कम बॉडी तो मिल जाती। मामूली समस्या पर इतना ओवर रिएक्ट मत करो। फिलहाल यहाँ की समस्या ज्यादा गंभीर है। नागराज अभी तक जिंदा है। कौन सा नागराज? प्राचीन नगरी के आयाम वाला नागराज। उसी के कारण तो शॉर्ट सर्किट हो रहा था। फिर उसके मरे बगैर मैचिंग पूरी कैसे हो गई? पता नहीं, और ये पता करने का समय भी नहीं है। पर दिक्कत क्या है? अब तो हर आयाम की फ्रिक्वेंसी हमारे कमांड में है। एक बटन दबाओ और उस नागराज की फ्रिक्वेंसी को डिलीट कर दो। मैं कोशिश कर चुका हूं, पर इस वक्त उसके शरीर में असंख्य फ्रिक्वेंसी सिग्नल मिल रहे हैं। उनमें से कौन सी डिलीट करूं? सारी की सारी तो नहीं कर सकता ना। शायद उसके शरीर में बाकी सारे नागराज समा गए हैं। खैर, मैं बेकार ही घबरा रहा हूं। अब वह हमारे लिए कम से कम खतरा तो नहीं बन सकता। और इस वक्त वह एक ऐसे अनजान स्थान पर अनजान शत्रु के सामने है। वह वहां से नहीं वापस नहीं आएगा। आएगा भी तो जाएगा कहाँ? तब तक उसकी पृथ्वी को तो ब्लैक होल निगल चुका होगा। मुझे जानकारी मिल रही है ये कीको है। ये यहाँ के निवासियों के लिक्विड मेटल के शरीर को और उनके घरों को अपनी अद्भुत डिके शक्ति से गला देता है, और किसी को भी इसकी किसी कमजोरी का पता। नागराज, बड़ी देर से ढूंढ रहा था तुझे। पिछली बार तूने मुझे इनर्ट गैसों के वैक्यूम बबल में कैद कर दिया था, पर इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार तू, अरे ये तुझे क्या हो गया? तेरा शरीर इतना गुदगुदा कैसे हो गया है? समझा। तू जानता है कि मैंने अपनी योजना तेरे कड़े शरीर को ध्यान में रखकर बनाई होगी, इसलिए तू गुदगुदा हो गया है, ताकि मेरे बार टकराकर पलट जाएं।
पर कीको इस बार पूरी तैयारी के साथ आया है। ड्रिल का प्रयोग करना मुझे भी आता है कीको। आ ऊ ई मार डाला रे। यही सुनना चाहता था ना तू, सुन लिया। अब भुगत अपने शरीर को गुदगुदा बनाने का परिणाम। अब ये आवाजें सुन, ये टनों भारी टुकड़े तेरे गुदगुदे बदन से टकराकर वापस नहीं उछलेंगे। नागराज पर इस पूरे ग्रह का सारा मेटल भी गिरा देगा तो भी दबा नहीं पाएगा। पर इसका अंत कैसे करूं? अब तो इसके अद्भुत ठंडे बादल मेरे शरीर पर भी दुष्प्रभाव छोड़ना है। सबसे पहले इन बादलों को अपने विष बादलों से घेरता हूं, ताकि ये किसी चीज के संपर्क में ही ना आ पाए। न संपर्क होगा और न ही कोई भी चीज गलेगी। पर जो बादल नागराज के शरीर को नहीं बख्श रहे थे, वे भला उसके विष को कैसे बख्शते थे? विष न कभी मुझे रोक पाया और न कभी रोक पाएगा नागराज। यहां पर अगर कुछ रुकेगी तो सिर्फ तेरी धड़कन। तू चाहे कड़ा हो चाहे गुदगुदा, आज मैं तेरे शरीर को तोड़ कर ही रहूंगा। आह, अब तो पहले यह समझना पड़ेगा कि आखिर इसके हथियार की काट क्या है। ओह, बादल का स्पर्श होते ही इस पर जंग सा लगने लगा है। मैं समझ गया, ये ऑक्सीजन के बादलों का प्रयोग कर रहा है, जो लगभग हर चीज को ऑक्सीडाइज करके उसको क्षय करने की क्षमता रखता है। इस पृथ्वी के वातावरण में ऑक्सीजन ही नहीं है। अब मैं इस पर ध्यान दे रहा हूं तो मुझे जानकारी मिल रही है कि इस पृथ्वी पर लिविंग मेटल के द्वारा जीवन की शुरुआत ही इसलिए हुई क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन खत्म हो रही थी। आज इस पृथ्वी के वासी ऑक्सीजन के बारे में जानते ही नहीं है, इसलिए अब तक इससे निपटने का रास्ता भी नहीं तलाश पाए। वरना ऑक्सीजन को खत्म करने का तो एक सीधा सा तरीका है। मैं भी अगर इस वातावरण में बिना ऑक्सीजन के सांस ले पा रहा हूं तो शायद इसलिए क्योंकि यहाँ वाला नागराज मेरे शरीर में समाया हुआ है। और अरे, विध्वंसक सर्प ऑक्सीजन में आग नहीं लगा पाए। तू बच गया नागराज। लगता है तू इस बार ज्यादा सयाना हो गया है। तूने मेरी कमजोरी ढूंढ ली है, पर तू मेरी कमजोरी का फायदा नहीं उठा पाएगा, क्योंकि मैं अपनी एक्टिव ऑक्सीजन को अपनी खास मेटल गैस के कवच में घेर कर रखता हूं और तेरे पिलपिले नाग उस मेटल गैस को भेज नहीं सकते। सिर्फ मेटल सर्प उस कवच को भेज सकते हैं, पर उनको मेरी एक्टिव ऑक्सीजन पहुंचते ही गला डालेगी, जैसे कि अभी तू गल रहा है। सिर्फ 1 मिनट बाद मेरी गैसेस तेरे कंकाल को गला रही होंगी। तू तो ज्योतिष बनने के काबिल भी नहीं है कीको, क्योंकि तेरी भविष्यवाणी गलत सिद्ध होने वाली है। तो ये 2 टके के मेटल सब मुझे गलत सिद्ध करेंगे? अरे ये तो मेरे एक्टिव ऑक्सीजन क्लाउड की हद में प्रवेश करते ही गल जाएंगे। तेरी ये भविष्यवाणी जरूर सच होगी कीको, मेटल स्नेक के अंदर ध्वंसक सा, क्योंकि जब ये सच होगी तभी तेरी पहली भविष्यवाणी गलत सिद्ध होगी। इसकी ऑक्सीजन तक ध्वंसक सर्पों को पहुंचाने का यही एक तरीका था। मेटल सर्पों ने मेटल तोड़ने का काम किया और ध्वंसक सर्पों ने आग लगाने का। तेरी और मेटल नागराज की शक्तियों ने मिलकर कीको नाम के खतरे को नष्ट कर दिया है। अब चूंकि यहाँ का खतरा टल गया है, इसलिए शायद अब मैं वापस जा रहा हूं। नागराज वापस रवाना हो चुका था और ब्लैक होल का खतरा और बढ़ गया था। उफ, मुझे इसके इतने ज्यादा शक्तिशाली हो जाने की उम्मीद नहीं थी। मुझे वापस जाकर कुछ नए तिलिस्मी यंत्र लाने होंगे, पर जाऊं कैसे? इसकी जबरदस्त गुरुत्व शक्ति हमको और पास खींच रही है। दादाजी संभलिए, यान को पीछे कीजिए जल्दी। पर ना तो ब्लैक होल के बढ़ने की गति को मात देना संभव था और ना ही उसके गुरुत्व बल को। सभी जुझारू योद्धा बगैर किसी प्रतिरोध के ब्लैक होल में समा गए। हमारी पृथ्वी पर मौजूद अंतिम सुरक्षा कवच भी ढह गया था, पर पृथ्वी को बचाने की लड़ाई दूसरे मोर्चों पर भी लड़ी जा रही थी। वैसे तो ये डेटा रिकॉर्ड मेरे कंप्यूटर में है, पर आप 18 साल पुराने रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं। आप लोग क्या मीडिया से हैं? जी नहीं। तो फिर मीडिया वालों के पास जाओ, वे हमारे सारे रिकॉर्ड देख चुके हैं। उनके पास राजन मेहरा के मृत बच्चे बीवी की फोटो और पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं। हम कुछ और देखना चाहते हैं। कुछ और क्या? कुछ और है ही नहीं बताने को, है ना? हम सिर्फ एक तथ्य जानना चाहते हैं कि जिस दिन राजन मेहरा की पहली पत्नी के मृत बच्चा पैदा हुआ, उस दिन हॉस्पिटल में और कोई मृत बच्चा पैदा हुआ था या नहीं? मैं मर के पैदा हुए का तो नहीं, पर पैदा होकर मरने वालों का हिसाब जरूर रखता हूं। इस जलेबी जैसे डायलॉग का मतलब, ये जलेबी आप लोगों को ये खिलाएंगे मिस्टर फॉन्सियर और इनके चंद शूटर्स। आप लोग क्यों अपनी उंगलियों को कष्ट दे रहे हैं? हमको छोटी सी जानकारी दे दो, हम चले जाएंगे। वैसे भी बंदूकें हम पर काम नहीं करेंगी। ये बंदूकें नहीं है, फ्रिक्वेंसी डिरप्टर हैं, और इस कमरे में चारों तरफ ब्रॉडबैंड फ्रिक्वेंसी जैमर लगे हुए हैं। यहां से अगर तुम लोग जिंदा बाहर गए तो सिर्फ एक जगह पर जाओगे, क्रेट मैग्नम के पास। तुम लोग हंस क्यों रहे हो? बहुत ज्यादा डरने पर ऐसा होता है। हंस लेने दो बेचारों को। अरे, मैं तो अंधेरे का तीर निशाने पर लगने पर खुश हो रहा हूं। अभी तक तो मुझे सिर्फ शक था, पर मैग्नम के टांग अड़ाने से उसका इस मामले से संबंध स्पष्ट हो गया है। ध्रुव और चंडिका भी। मैंने तो सुना था कि ये दोनों ब्लैक होल में गायब हो गए थे। हमने भी यही समझा था कि हमारा अंत आ गया, पर ब्लैक होल ने हमको इस रूप में ट्रांसफॉर्म करके यहाँ भेज दिया
और इस आयाम के बारे में नागराज से इतना कुछ सुन चुका था कि मुझे असली माजरा समझते देर नहीं लगी। अब हमको अपनी पृथ्वी को बचाना है और उसके लिए हमको उस छोटी सी जानकारी की जरूरत है। अब तक न जाने वह पड़ता ब्लैक होल पृथ्वी को कितना निगल चुका होगा। तो उस छोटी सी जानकारी से ब्लैक होल को रोक लेगा, वह ब्लैक होल जो पृथ्वी जैसे ग्रहों को तो चबाता तक नहीं है। आह, ये किरणें जैसे मेरे हर मांसपेशी को तोड़ रही हैं, मेरी भी। ये फ्रीक्वेंसी जैमर के कारण हो रहा है। उसके कारण हमारे इस फ्रीक्वेंसी के प्रतिरोधक बल को हमारे शरीर इस फ्रीक्वेंसी के प्रतिरोधक बल को डेवलप नहीं कर पा रहे हैं। जैमर को ढूंढकर नष्ट करना जरूरी है। तो फिर हमें यहाँ पर भी मनोवैज्ञानिक लड़ाई लड़नी होगी। समझ गई? दिमाग चाहे तो शरीर को कुछ भी सहने योग्य बना सकता है, चाहे वह शरीर मेटल का हो या बिना फ्रीक्वेंसी का। बंद भी कर यार, अब गुदगुदी हो रही है। ये हंसा हंसा कर मार डालेगी। ये कैसे हो सकता है? यह असंभव है। जरूर फ्रीक्वेंसी जैमर काम नहीं कर रहा है। सबसे पहले ये मेन यूनिट ही खराब होती है, फिर इससे जुड़े हुए दर्जनों छोटे जैमर। पर ये तो फर्स्ट क्लास काम कर रहा है, बस अभी तक। अब ये काम नहीं करेगा। अरे पर तू तो, वह नाटक था ताकि तुम वही समझो जो तुमने समझा। ये तो सिर्फ ध्रुव का कमाल है, जो इतनी पीड़ा इतना दर्द सहकर भी ऐसा दिखा रहा था जैसे उसे मजा आ रहा है। मजा आ रहा हो जैसे अब मुझे आ रहा है। कड़ाक। और अब तुझे आएगा। आ रहा है ना? मुझे मत मारो, मुझे बुखार है, बीपी है, 2 बार हार्ट अटैक आ चुका है। तेरा तीसरा हार्ट अटैक मैं हूं। बता, कितने मरे बच्चे पैदा हुए थे उस वक्त? सिर्फ एक। उसका डेटा दिखा, खोल उसकी फाइल। काम हो गया चंडिका। डेटा मिल गया? हो गया। डेटा का बाप मिल गया। मैंने बैकअप छोड़कर हार्ड डिस्क ही निकाल ली ताकि ये इसमें हेर फेर ही न कर सके। गुड। तो फिर हमारा अगला पड़ाव कहाँ है? टर्निप रोड। ढूंढने में जरा समय लग सकता है। वही तो नहीं है हमारे पास। ध्रुव की पृथ्वी के पास सचमुच समय नहीं था, पर उम्मीदें अभी खत्म नहीं हुई थी। नागराज बस आने ही वाला था। आखिरकार मैं अपनी पृथ्वी पर आ ही गया। सब कुछ शांत है, शायद खतरा टल गया है। पर वहां दूर आसमान में कैसे बादल नजर आ रहे हैं? ये तो बादल नहीं, चट्टाने हैं, उड़ती चट्टाने। और ये उस शहर पर बरसने वाली हैं। अरे मेरा मेरा रूप फिर से बदल गया है। फिर से मानसिक संदेश मिल रहा है। ये मेरे शरीर में मौजूद एक अन्य नागराज की पृथ्वी है और अब मुझे इसके निवासियों को बट्टान से बचाना है। बट्टान ऐसा कैसे कर पाता है, वह किसी को पता नहीं। और कहां बैठकर ऐसा करता है, यह भी अब तक एक रहस्य है। अब मुझे इससे निपटना पड़ेगा। और पर ऐसे ही अगर मैं असंख्य नागराजों की मुश्किलें सुलझाता रहा तो मेरी पृथ्वी का क्या होगा? नागराज, नागराज आ गया। वाह! नागराज एक अद्भुत जाल में फंस गया था और इस जाल से जल्दी बाहर निकलने का उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता था, इस मुसीबत को जल्द से जल्द दूर करना। ओह, नागराज ने तो चट्टान में नागों का जेट इंजन लगा दिया है। अब ये चट्टाने चाहे बट्टान गिराए पर गिरने की जगह तय करेगा नागराज। अब सबसे पहले इन चट्टानों के उड़ने का रहस्य जानना होगा। ओह, जैसे जैसे मैं चट्टानों के बादल के अंदर जा रहा हूं, मेरा शरीर हल्का होता जा रहा है, जैसे मैं अंतरिक्ष में तैर रहा हूं। ओह, ये क्या है? ये तो किसी किस्म की एंटी ग्रेविटी रेज लगती हैं जो इस यंत्र से निकल रही हैं। तो यह है बट्टान का राज। बट्टान कहीं दूर बैठकर इस एंटी ग्रेविटी डिवाइस को कंट्रोल कर रहा है। वह जब चाहे तब किसी भी चट्टान का कनेक्शन काटकर उस चट्टान को नीचे गिरा देता है। वेलकम नागराज, इस चट्टानी कब्रिस्तान में तुम्हारा स्वागत है। बट्टान, कहाँ है तू? मर्द का बच्चा है तो सामने आकर धमकी दे। नहीं आता, क्योंकि मैं तो औरत का बच्चा हूं, अपनी माँ का। पर हाँ, तेरी अंत्येष्टि में मैं जरूर आऊंगा, नाक पर मास्क लगाकर। तू जलेगा तो धुआं भी जहरीला निकलेगा। अब ये चट्टानें तुझे यही ग्राइंडर की तरह पीस देंगी। तड़पना बेकार है नागराज, तू ब्रह्मांड की शक्तियों से नहीं जीत सकता। नागराज का तड़पना सचमुच बेकार गया। चट्टानें आपस में एकाकार हो गई, क्योंकि पूरी शक्ति लगाने के बावजूद भी नागराज चट्टानों को रोक नहीं पाया और महानगर पर लाल रक्त टपकने लगा। महानगर की सड़क ही नागराज की कब्र बन गई। नागराज मर गया? असंभव। कड़कड़ा, क्रंच क्रंच क्रंच। देखा नागराज, हम वादा नहीं करते किसी से, पर करते हैं तो निभाते हैं। ले, आ गया मैं तेरे क्रियाक्रम में। काश तेरे पास मेरी बात सुनने के लिए कान होते। बोलो, पर चिल्लाना मत, मैं फट जाऊंगा। तू बच गया? मेरी चट्टान चक्की से बच गया? असंभव। पर तू जिंदा है तो वह टपकता रक्त किसका था? वह रक्त एक बेचारे छोटे अजगर का था, जो जोश में चट्टानों को अपनी जगह से तोड़ने के लिए मेरे शरीर से बाहर आ गया था। तू पर्वतों को भी चक्की के पार्ट बना लेना, फिर भी नागराज लोहे का चना ही साबित होगा। बट्टान, तुझ में इतनी शक्ति कहां से आ गई? और अगर इतनी शक्ति आ गई
है तो तेरे पास, तो तूने मरने का नाटक क्यों किया? तुझे अपने पास बुलाने के लिए, मेरे पास तुझे ढूंढने का समय नहीं था। आह, चल अच्छा ही हुआ। क्यों समय व्यर्थ कर रहा चट्टान बट्टान? जब तेरी भीम का चट्टाने मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकी तो ये गोले मेरा क्या कर लेंगे? जानता हूं, पर ये सिर्फ तेरा ध्यान बटाने के लिए है, ताकि मैं ये कर सकूं। आह, तू चट्टानों को तोड़कर रेत का तूफान उठा रहा है। मैं इनको तोड़ तो नहीं सकता, पर तेरा ये रेतीला तूफान मेरी फूंक के आगे ठहर नहीं सकता। ये रेत के मामूली कण नहीं है नागराज, ये सुपर चार्ज कण है। ये तेरे बदन से ऐसे चिपक जाएंगे जैसे चुंबक से लोहे का बुरादा। ओह, सचमुच ये मेरे शरीर से अलग नहीं हो रहा है, और अब ये मेरे नाक कान और मुंह के रास्ते से मुंह के अंदर घुस रहे हैं। और अगर ऐसा हो गया तो फिर इनसे पीछा छुड़ाना सच में मुश्किल हो जाएगा। अब अपने प्लान पर काम शुरू करने में देर नहीं करनी चाहिए। वह पर नागराज की जो भी योजना थी वह सफल होती नजर नहीं आ रही थी। हा 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 हा, मजा आ गया। को ठप शप, क्लिप। टेस्टी था। इतने दिनों में तू ये तक नहीं समझ पाया नागराज कि तेरे साथ तेरे मेरे लिए नूडल से ज्यादा कुछ नहीं है, और तू मेरे लिए बोर्ड से ज्यादा कुछ नहीं है। ये तू मेरे कंट्रोल के साथ क्या कर रहा है? इनको तोड़ रहा हूं ताकि तू इनको दोबारा सेट करके चट्टानों का बादल बनाने वाले उस एंटी ग्रेविटी बॉल को ठीक ना कर ले, जो इस वक्त में तेरे पेट में है। मेरे पेट में? पर वह मेरे पेट में पहुंची कैसे? उस सांप के पेट में जो तुझको स्वादिष्ट लग रहा था। यही मेरा प्लान था, बस पहले थोड़ा सा पिटकर तेरा ध्यान बटाना था। अब तू तब तक किसी सैटेलाइट के चक्कर काटता रहेगा जब तक तेरी एंटी ग्रेविटी बॉल की बैटरी फूक नहीं जाती। इस बार उम्मीद है कि मैं अपनी पृथ्वी पर वापस पहुंच पाऊंगा। इस उम्मीद पर ही पृथ्वी की उम्मीद कायम थी। पर ध्रुव ब्लैक होल को रोकने की लड़ाई एक दूसरे ही अनोखे स्तर पर लड़ रहा था। तो उस दिन आपका बच्चा मृत पैदा हुआ था। हाँ, और अस्पताल के दाग गृह में भी उसकी अंत्येष्टि कर दी गई। हमको तो बस राख से भरी एक हंडिया थमा दी गई जो हमने नदी में प्रवाहित कर दी। मेरे ख्याल से इनको धोखा दिया गया। बच्चा दाहगृह में जाते ही दूसरे रास्ते से निकाल लिया गया होगा, क्योंकि आमतौर पर हमारी पृथ्वी पर तो अस्पतालों में शवदाह नहीं किया जाता। कहीं भी ऐसा नहीं होता। अस्पतालों में दाहगृह तो बायोलॉजिकल वेस्ट जलाने के लिए होता है। यानी इसमें अस्पताल की कोई चाल दिखती है। हम पहले से जानते हैं कि इसमें इनकी मिली भगत है। इनका हमारी पृथ्वी से क्या मतलब है? कहाँ से आए हो तुम लोग? आपके पड़ोस से बाबा, बस आज तक मुलाकात नहीं हुई थी। धन्यवाद बाबा। अब किधर? अब आखिरी पड़ाव, और उसके बाद हमारे पास होंगे सबूत और तुम्हारे सामने होगा मैग्नम। मैग्नम, ये तो ताशा की आवाज है। मैंने तो इसकी एंट्री पर सख्त बैन लगा दिया था, फिर मेरे गार्ड्स ने इसे अंदर कैसे घुसने दिया? बहन, बहन है मेरी पापा, आने दो। रोको उसे, वरना मेरा ध्यान भटकेगा। अभी मैं सभी आयामों की फाइनल ट्यूनिंग कर रहा हूं। फाइनल ट्यूनिंग की जरूरत तो तुमको है मैग्नम। डैड, इसे पार करो। पर अभी तो तू कह रही थी कि बहन है, आने दो। मुझे इसका कॉन्फिडेंस देखकर कुछ गड़बड़ लग रही है। अब शायद ये वह जानती है जो हम पहले से जानते हैं। क्या बकवास कर रही है लड़की? अगर तू रोबो की बेटी ना होती तो। गार्ड्स, इसे बाहर निकालो तुरंत। पहले हम अंदर तो आए। दरवाजे पर कोई अदृश्य फोर्स फील्ड है। चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ज्यादा वक्त नहीं लूंगी। वैसे भी मेरी पूरी बात सुनने के बाद तुम्हारे पास वक्त होगा। बोलो, पिछले 1 घंटे में तुमको ऐसा क्या पता चल गया जो तुमको अब तक नहीं पता था? वही जो तुमको अभी तक नहीं पता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं हेड्रॉन के तीसरे भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।